देखो पहला क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, वो इस बॉल को टकराती है, मान लेते हैं थीटा एंगल पे आती है, टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी एंगल थीटा पे। हमको बताना है कि ये जो बॉल है ये इस बॉल पे कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है। ठीक अब है। देखो, फोर्स भी निकालेंगे और फोर्स की डायरेक्शन भी निकालेंगे। कैसे? देखो, जब बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, जैसे ब्लू से हमने बनाया m × v, बोलो। हम्म। हम्म। ठीक है। अब इस मोमेंटम को अगर देखें तो ये एंगल थीटा होगा। हाँ। हम्म। इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में एम वी कॉस थीटा आना चाहिए, हाँ। हाँ। और नीचे की डायरेक्शन में एम वी साइन थीटा आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है। बोलो, डाउट। हाँ। नहीं। अब जो रिफ्लेक्ट होने के बाद बॉल आ रही है उसका हम्म। मोमेंटम ऐसे है एम वी। बोलो। हम्म। इसको हम्म। अगर हम रिजॉल्व करें तो इधर की ओर एम वी कॉस थीटा आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, और एम हम्म। साइन और थीटा इधर। नीचे की ओर एम वी साइन थीटा आना चाहिए, आना चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन मेरी एक्स है, ये डायरेक्शन एक्स है, और ये डायरेक्शन वाई है। ठीक है। तो हम्म। अगर हम पूछें चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियली मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो फाइनल हम्म। मोमेंटम देखो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, यही तो है फाइनल मोमेंटम। जीरो ही हो गया वो तो एक्स के डायरेक्शन ठीक, में। तो क्या फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी कॉस थीटा नहीं है? लो, ओके। बीच में माइनस, फिर इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था जो कि था एम वी कॉस थीटा। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, तो मतलब जो ठीक है, इनवर्ड ऐड ही। डायरेक्शन है इसको प्लस एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं और इसको प्लस वाई। ठीक। तो इनिशियली देखो, इनिशियली मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम था, ये बॉल आ रही थी, तो इससे जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा था वो इनिशियल मोमेंटम था। तो इनिशियल मोमेंटम देखो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और जो फाइनल मोमेंटम है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी कॉस थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी कॉस थीटा, जो कि आ जाएगा -2 mv cos थीटा। ठीक। अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें वाई डायरेक्शन में तो क्या अगर होगा? ये स्केलर क्वांटिटी रहता तब वो जीरो हो जाता ना। हाँ, तो तब तो हम यहाँ माइनस साइन ही ना लेते ना। वही कह रहे हैं कि हम्म, स्केलर होता तब जीरो होता ना। हाँ। ठीक है। अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें वाई डायरेक्शन में तो क्या होगा? तो वाई डायरेक्शन में देखो दोनों ही मोमेंटम नीचे की ओर हाँ। है तो हम्म। यानी फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी साइन थीटा है, और माइनस माइनस एम बी साइन और थीटा तो माइनस जीरो। इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी साइन थीटा है, हम्म। जो कि हो जाएगा जीरो। 0। यानी कि अगर हम नेट चेंज इन मोमेंटम निकालें, ठीक है, तो एक्चुअल में नेट चेंज इन मोमेंटम ऐसा होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स का स्क्वायर प्लस चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई का स्क्वायर। हेलो, होना चाहिए कि हम्म। नहीं? हाँ। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम एज अ वेक्टर जो होता वो होता चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स इंटू आई कैप प्लस चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई इंटू जे कैप, होता ना। जब वेक्टर हम्म। से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते तो यही तो आता। हाँ। ठीक है। तो हम डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं, हमको इस तरीके से करना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्योंकि वाई वाला जीरो है तो यही आ जाएगा डेल्टा पी एक्स। ठीक है, और जो कि है -2 mv cos थीटा। ठीक। लेकिन स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे तो प्लस में नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं, ये सारे डेल्टा पी वाले फॉर्मूले निकालें तो हम बता रहे हाँ, हैं। अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो ठीक है, प्लस में हो जाएगा। ठीक है। बोलो। हाँ। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी बाई टी। जाएगा 2 mv cos थीटा बाई टी। ये हमारा फोर्स जनरेटेड हो गया। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में तो होना चाहिए। हम्म। अब चेंज इन मोमेंटम माइनस डायरेक्शन में है, यानी कि हम्म। इस डायरेक्शन में। अब तुम सोचो, बॉल ऐसे आ रही है ना, और ये हम्म। बॉल है, तो जब बॉल आ रही है तो बॉल ने इस डायरेक्शन को लगाया तभी तो बॉल जो है बॉल बॉल से टकरा के वापस आई, बोलो। हम्म। हम्म। ठीक है। वो जस्टिफाई भी हो रहा है। ठीक है। ठीक अगर है। हम मैग्नीट्यूड ना निकालते, ऐसे लिखते आई वाई डायरेक्शन में, तो एफ आता -2 mv cos थीटा आई कैप। ठीक है। हम्म। वही डायरेक्शन हो जाती माइनस आई कैप डायरेक्शन। वैसे माइनस आई कैप ठीक। डायरेक्शन नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हमने डायरेक्शन अपनी तरफ से माना था कि ये एक्स है ये वाई है। ठीक है। हमको सीधे हाँ। ये कहना चाहिए कि अगेंस्ट द मोशन ऑफ बॉल, बॉल बॉल के मोशन के अगेंस्ट जो है नॉर्मली आउटवर्ड जो है बॉल फोर्स लगा रही है। क्लियर है? ठीक है। हम्म। अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
ये मान लेते हैं एक हमारा जो है इंक्लाइन प्लेन है, इस पे रखा हुआ है, मान लेते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये पूरा स्मूथ है सिस्टम। ठीक, अब ये पूरा स्मूथ सिस्टम है, इस ब्लॉक को हम कैसे मूव कराएं, कितनी तेजी से मूव कराएं कि ये नीचे स्लिप होने से बच जाए। जैसे कभी हमने तो बचपन में बहुत किया है कि जैसे क्या करते थे कि पतंग है और ऐसे हाथ में रखेंगे और छोड़ दे तो गिर जाती थी, याद है ना? लेकिन बहुत तेज है ना? दौड़ते थे ताकि हाथ पे रहे। हाँ, और ऐसे पतंग को रख के और ऐसे हाथ ऐसे लेते जाते थे तो करती हुई जाती थी, है ना? ऐसे याद है ना? हाँ ऐसे करते हाँ तो वैसे ही है, बस यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे फ्रिक्शन का खेल है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ माना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि देखो ये जो वेट है, ये जो ब्लॉक है, इसका वेट mg नीचे क्यों लगेगा, लगेगा। और हाँ अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन मान ले r, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। अब इस mg को रिजॉल्व करो तो mg cos थीटा इधर आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा आएगा, हाँ यानी mg sin थीटा इसे नीचे लाने की हेल्प कर रहा है। अब अगर फ्रिक्शन होता और वो फ्रिक्शन इतना होता कि वो mg sin थीटा के बराबर या उससे बड़ा होता तो ये ब्लॉक रुका रहता, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस ब्लॉक को आगे मूव कराया है। जब ये तुम्हारा एलिवेशन जो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, जब ये आगे मूव करेगा तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स पीछे क्यों लगेगा, हमें। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और अगर इधर रिजॉल्व करे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। अब ma को रिजॉल्व करे तो इधर आएगा ma cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा ma sin थीटा, आएगा ना? अब क्लियर है, ma cos थीटा अगर mg sin थीटा को बैलेंस कर ले तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं होगा, तो यहाँ से m कट ही जाएगा, a की वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा, a की वैल्यू g tan थीटा। ये तुमने सही निकाला था रवि। अगला देखते हैं। ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, डेरिवेशन है, एटवुड मशीन बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक स्मूथ पुली मानी है, इसके दोनों तरफ मास लटके हुए, एक स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड नहीं हो रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इधर m2 ज्यादा है m1 कम है, तो जाहिर सी बात है m2 ज्यादा तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो हमें बताना है कि इसकी स्ट्रिंग में कितना टेंशन क्रिएट होगा और इसमें जो एक्सेशन क्रिएट हो रहा है वो कितना है, और ये जो पुली ऊपर लगी हुई है इस पे टोटल फोर्स कितना जनरेट हुआ, तीन चीजें बतानी। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वेट है, ये वाला ब्लॉक है m2 पे, वेट नीचे क्यों लगेगा, m2g बोलो। ठीक है, वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ m2g लगेगा, और देखो जो भी स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन हमेशा ऐसे बनाना है। जब भी स्ट्रिंग में टेंशन बनाना है, जैसे स्ट्रिंग है तो टेंशन हमेशा अंदर की ओर बनाना है। ठीक है, तो इस एंड के लिए टेंशन की ये डायरेक्शन मानी जाएगी और इस एंड के लिए टेंशन की ये डायरेक्शन मानी। ठीक है, ठीक। ऐसे ही m1 के लिए देखो m1g नीचे की ओर होगा, ठीक है, और टेंशन ऐसे बना देंगे। ठीक, अब देखो देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत हम आसान आराम से कर रहे हैं। FBD अगर हम बनाएं वन बॉडी के लिए, तो जो वन बॉडी है इसके लिए देखो, इसमें हम FBD बना रहे हैं, एक दो क्वेश्चन में FBD बनाएंगे, फिर आगे FBD नहीं बनाएंगे, उसी में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ बना रहे। अगर इस m1 बॉडी को देखें तो इस पे एक वेट नीचे क्यों लग रहा है m1g, और एक फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है t, लग रहा है ना? कि इस हमने बताया ना कि जब भी आप डायरेक्शन बनाओ ऐसे बनाओ तो इस एंड के लिए ये डायरेक्शन मानी जाएगी और इस एंड के लिए ये डायरेक्शन मानी जाएगी, लॉजिक से। इस मास के लिए ऊपर की डायरेक्शन मानी जाएगी टी की। अब ये बॉडी ए एक्सेशन से ऊपर जा रही, तो देखो इस बॉडी पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, टी और mg, लेकिन टी और mg का रिजल्ट ये है कि ये ए एक्सेशन से ऊपर जा रही है। ये जो लिखा है मैंने, ये रिजल्ट है इन दोनों का, ना, ये कोई तीसरा फोर्स नहीं है। ठीक है, फोर्स यहाँ दो ही है, एक टी और एक m1g, और ये इन दोनों का रिजल्ट है ए एक्सेशन से ऊपर जाना। अब अगर ये ऊपर जा रही तो इससे कंक्लूड हो रहा है कि टी टेंशन ज्यादा है और m1g कम है, तो हम लिख सकते हैं ना कि टी माइनस m1g इक्वल्स टू m1 हाँ इक्वेशन 1 कह देते हैं। ऐसे ही सेकंड बॉडी के लिए देखो, FBD अगर बनाए सेकंड बॉडी के लिए, FBD बनाए सेकंड बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी जो है m2g, तब वेट m2g नीचे क्यों लग रहा है, टेंशन T ऊपर क्यों लग रहा है, लेकिन ये A एक्सेशन से नीचे आ रही है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सेशन A नीचे की ओर है तो हम ये कह सकते हैं कि m2g ज्यादा होगा और T कम होगा।
हाँ लिए इक्वेशन बनेगी m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। सेकेंड, अब 1 को 2 में ऐड कर दो, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो टी कट जाएगा, तो माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। ए कॉमन ले लो तो ए इक्वल टू आ जाएगा m2 माइनस m1g बाई m1 प्लस m। यही शॉर्टकट फॉर्मूला रवि बोल रहा है। m2g क्या है, ड्राइविंग फोर्स जो इसे नीचे ला रहा है। m1g क्या है, अपोजिंग फोर्स जो इसे रोक रहा है नीचे लाने से, क्योंकि ये रोकेगा इसे नीचे लाने से। ठीक, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेशन। एक्सेशन को 1 में रख दो, टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे फॉर्मूला याद रखने की हम एडवाइस नहीं देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप करके ही देखो। ठीक है, बस दो इक्वेशन बनानी है, तो ऐड करना है 1 मिनट में एक्सेशन। तो 1 में रख दो, e माइनस m1 इक्वल टू m1 a की जगह आ जाएगा m2 माइनस m1 e बाई m1 प्लस m2। क्या हो जाएगा, रख दी, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो में m1g कॉमन हो जाएगा, m1g कॉमन हो जाएगा और एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम लेने पे m1 m1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपन जी इनटू जी। दे रहे। ये टेंशन हो गया। अच्छा, अब देखो, अगर हम पुली के लिए देखें, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए, और पुली पुली के लिए कैसी एफबीडी होनी, तो ये हमारी पुली है, के लिए इधर से टेंशन टी लग रहा है और इधर से टेंशन टी लग रहा है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे का टेंशन डायरेक्शन बने। अब इन दोनों टेंशन की वजह से इस पुली पे एक फोर्स जनरेट हो रहा होगा या रिएक्शन जनरेट हो रहा होगा। तो रिएक्शन होना चाहिए, ये 2 टाइम्स टी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 4m1 m2 e बाई m1 प्लस m2। क्लियर है? इस तरीके से हम रिएक्शन ऑन पुली भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही इंक्लाइन, इसी को हम इंक्लाइन प्लेन पे देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एटवुड मशीन वाली ही है। इसमें हमने क्या किया है कि इंक्लाइन प्लेन दोनों तरफ ले लिया है और मासेस दे दिया है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। पहले तो आप ये समझ लो कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तुम्हारी आवाज रिपीट हो रही है। किसी ने माइक ऑन, स्पीकर माइक ऑफ कर लो, आ जाएगा। तो पहले हम ये समझ ले कि ये सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अंकिता, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका वेट mg के नीचे क्यों लग रहा होगा, और यहाँ पे रिएक्शन अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में होगा। अभी रिएक्शन का कोई काम नहीं है, लेकिन अब रिएक्शन बनाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल उतना ही होता है जितना यहाँ पे, यानी ये 60 आएगा 60 डिग्री। तो इधर आएगा 2g cos 60 और इस डायरेक्शन में आएगा 2g sin 60। यानी 2g sin 60 एंगल जो है वो इसे नीचे क्यों की। ऐसे ही यहाँ पे भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे काम करेगा वेट 3g, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन लोगे डायरेक्शन में होगा। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। अब इस डायरेक्शन में आएगा 3g cos 30 और इस डायरेक्शन में आएगा 3g sin 30। 3g sin 30 की वैल्यू sin 30 1/2 होता है, यानी यहाँ पे 3/2 आएगा सॉल्व करके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तो √3 यहाँ पे 3/2g आएगा और यहाँ √3g। अब √3 की वैल्यू 1.732 होती है और 3/2 1.5 होता है, यानी ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ए एक्सेशन से नीचे आएगा और ये ए एक्सेशन से ऊपर जाएगा। ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पे जो टेंशन जनरेट हो रहा है टी, अगर यहाँ टेंशन टी जनरेट हो रहा है और यहाँ पे हमने कहा है कि सब कुछ स्मूथ है, तो यहाँ भी टेंशन टी ही जनरेट होगा। ठीक है, जब तक स्प्रिंग चेंज ना की जाए या बीच में फ्रिक्शन ना हो तब तक टेंशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो पुली है
में फ्रिक्शन होता है तो उसे हम बेल्ट फ्रिक्शन कहते हैं। मेरे हिसाब से बेल्ट फ्रिक्शन बीटेक में है, हम लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर बेल्ट फ्रिक्शन होगा तो बेल्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, तो हम तुमको बता देंगे। ठीक है, कि अगर इधर का बेल्ट टेंशन आपको फ्रिक्शन पता है, लेकिन पढ़ाया तो जाता था यार। अगर होगा तो हम फॉर्मूला बता देंगे। इधर का टेंशन पता हो तो इधर का टेंशन कैसे निकालते हैं ये हम बता देंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, अब हम देखो, अगर इस बॉडी के लिए देखें 2 किलोग्राम बॉडी के लिए, अब हम एफबीडी अलग से नहीं बना रहे। 2 किलोग्राम बॉडी को देखो, 2g sin 60 नीचे की ओर ला रहा है, टी ऊपर की ओर ले जा रहा है, और ए एक्सेशन से नीचे आ रही है बॉडी। इसका मतलब अगर ये नीचे आ रही है तो 2g sin 60 ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे g sin 60 माइनस इज इक्वल टू ए। अब g sin 60 वैल्यू √3/2 होती है, 3/2 माइनस ए, ये बन जाएगा 3 माइनस टी। इसे और इधर देखते हैं साइड, यहाँ पे टी ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है, तो साइड फॉर्मूला लगेगा टी माइनस साइन 30 इक्वल टू 3a, टी माइनस साइन 30 वैल्यू 1/2 तो 3g/2। इक्वेशन सेकंड कह देते हैं, 1 को 2 में ऐड कर दो, टी कट जाएगा, √3 माइनस 3g/2 5a हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, ए आ जाएगा, देखो जी कॉमन है, 10 है, बाई 5 डिवाइड में आ जाएगा, √373 माइनस 3/2 यानी 1। सॉल्व करके आ जाएगा ए इज इक्वल टू, कैलकुलेटर 0.464 आ रहा है असल 2 के साथ। आ रहा है 0.464 हाँ मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब एक्सेशन आ गया, इसको 1 में रख दो तो क्या आ जाएगा, इन 1। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से एक्सप्रेशन आसानी से आ गया होगा, लेकिन अगर हम हाँ। मेथड वाइज कर रहे हैं तो अब देखो टेंशन हमारे लिए छोटा हो गया है। √3 हम्म माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह 0.46। अब इसको सॉल्व करना आसान है हम्म ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.732 10 माइनस 2.4 है, ये आ जाएगा हमारा 0.4 आई, और माइनस कर लेते हैं 3.392। ठीक, न्यूटन। अच्छा देखो, अगर हमको फॉर्मूला बनाना है रवि, ठीक है, हाँ हाँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे जो तुम सोच रहे हो ड्राइविंग फोर्स और वो वाला फॉर्मूले से कंपेयर कर ले। ठीक है, इसमें सब कुछ हाँ θ1 θ2 m1 m2 ऐसे करके निकालो। ठीक है, और फिर उसमें देखो कि कैसे ये फिट हो सकता है। हाँ हाँ। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ट्वाइस m1 m2 g sin θ1 हाँ sin कैलकुलेट θ2। करके देखो, बताओ। उसमें मेरा 6√3 आया था, तो उतना तो नहीं आ रहा है। हाँ, 6 3 ठीक, तो ये टेंशन आ गया, क्लियर है। हाँ, अब 6√3, तो 6√3 उतना तो नहीं आएगा। चलो हम उसको देख लेते हैं, तुम्हारा जो कह रहे हो तुम, तो भी हम, टेंशन वाला। हाँ, मतलब m1 m2 करके बना के देख लिया ठीक ठीक जाए। ठीक। टी आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन पता हो गया, टी पता हो गया, अब हमें पुली पे रिएक्शन नहीं बताना। अगर हम पुली को ध्यान से देखें, पुली पे एक टेंशन इधर की ओर लग रहा है और दूसरा टेंशन इधर की ओर लग रहा है। अब यहाँ पे हम्म पीछे की तरह नहीं है कि इस पे जो रिएक्शन जनरेट हो रहा होगा उसको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन 2T है, नहीं, कि इन नहीं दोनों नहीं, के यहाँ पे बीच में एंगल रिजल्टेंट 90 लगेगा। डिग्री है। ठीक तो है, रिजल्टेंट तो लगेगा। रिएक्शन जनरेट होगा ना, हो तो जाएगा, अंडर रूट 2 होगा। हाँ, √2T, मतलब उसमें वेक्टर वाला पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम्म, आर इक्वल टू हो जाएगा 16.392 1.7 क्लियर है। हम्म इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक पुली दी है और यहाँ पे एक मूवेबल पुली से 1 किलोग्राम मास लटका दिया है और ये 2 किलो। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये सिस्टम जब मूव करेगा एक्सेलेरेशन क्रिएट, ठीक है, और टेंशन भी क्रिएट करना है। अच्छा, क्योंकि सब कुछ स्मूथ है तो टेंशन एनर्जी का सेम होगा। मान लेते हैं इसमें टेंशन जनरेट हो रहा है टी, वही टेंशन इसमें भी जनरेट हो रहा होगा टी, और वही टेंशन इसमें भी जनरेट हो रहा है। क्लियर है? अब लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि देखो ये जो ब्लॉक है ये दोनों तरफ स्ट्रिंग है? तो जब अगर ऐसे सोचो, और जबकि इस ब्लॉक के एक ही तरफ स्ट्रिंग है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक है ना, ये यहाँ पे जो ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, जब ये ब्लॉक ना x डिस्टेंस आगे जाएगा तो जो रस्सी है या जो स्ट्रिंग है वो x डिस्टेंस से रिलीज हो जाएगी, x लेंथ से रिलीज हो जाएगी, यानी x लेंथ रस्सी रिलीज हो जाएगी। और जो x लेंथ रस्सी रिलीज होगी का x/2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और x/2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मूवेबल पुली में हो जाएगा। ठीक है, जाएगा ना? तो मूवेबल पुली नीचे जब जाएगी तो वो सिर्फ x/2 ही जाएगी। जब ये x डिस्टेंस आगे जाएगा तो ये नीचे x/2 डिस्टेंस आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आधा है, इसीलिए यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी भी आधी होगी और यहाँ से यहाँ का एक्सेलेरेशन भी आधा होगा। तो अगर हम ये माने कि ये a एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, मान लेते हैं ये a एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, तो ये a/2 एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा होगा। ये दूसरा ट्विस्ट है। ठीक है, अब देखो, अब फोर्सेस लगाओ, इस बॉडी का वेट 1g नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, 1g कहो या केवल g कहो, ठीक है, तो ये फोर्स ज्यादा है, ये टेंशन कम है, इसीलिए ये नीचे आ रही है। ठीक है, इस बॉडी के लिए इक्वेशन लिखें तो हम लिखेंगे g माइनस और 2t, क्योंकि दोनों तरफ से टेंशन नहीं लग रहा है, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, तो g माइनस 2t इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलेरेशन इसका है a/2। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो चाहो तो, t की वैल्यू आ जाएगी, या ऐसे ही लिख दो, t माइनस 4t ये लिख दे। अब इस ब्लॉक के लिए देखो, इस ब्लॉक के लिए t से इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है, और इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो सीधे सीधे t इक्वल टू इंटू ए हो जाएगा कि ये मास 2 है और a एक्सेलेरेशन से ये मूव कर रही है। ऐसे सोच सकते हो कि पीछे कोई फोर्स है नहीं, इसका जो वेट है वो नीचे की ओर है, तो इस t में ये 2g तो घट नहीं सकता, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 2a डायरेक्ट, इसे क्वेश्चन सेकंड कह दो। अब इसको 1 में रख दो, यानी t की जगह 2a रख दो, तो -4 इंटू t की जगह 2a इक्वल टू a, और ये हो जाएगा 4 टू 8, इधर आके ऐड हो जाएगा तो 9a, एक्सेलेरेशन हो जाएगा 2g/9। ठीक है, सेकंड में रख दो, टेंशन हो जाएगा 4g/9, बाकी g की वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन इस टाइप का है, यहाँ पे m1 m3 और m2 थी। अब यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया m3 बड़ा है और m2 छोटा। m1g नीचे की ओर काम करेगा और यहाँ पे m3g नीचे की ओर काम करेगा, और यहाँ पे m2g नीचे की ओर काम करेगा। वैसे इसका जरूरत नहीं है लेकिन मान लो ले ले। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा होगा T1, अब यही टेंशन यहाँ क्रिएट हो रहा होगा T1। अब क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक आ गया तो स्ट्रिंग बदल गई, तो यहाँ पे जो टेंशन काम करेगा वो कुछ और होगा, T2 मान लेते हैं, और वही टेंशन यहाँ काम करेगा T2, कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग एक ही है और इस पुली में कोई फ्रिक्शन माना नहीं है हमने। ठीक है, अब ये a एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा, ये a एक्सेलेरेशन से ऊपर आएगा, और ये a एक्सेलेरेशन से इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम इस बॉडी के लिए देखें तो m1g नीचे की ओर है, T1 ऊपर की ओर है, तो m1g माइनस T1 a हो जाएगा, इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसके लिए देखें थर्ड बॉडी के लिए, थर्ड बॉडी के लिए T2 ऊपर की ओर है, m3g नीचे की ओर है, लेकिन T2 ज़्यादा है तभी ये बॉडी ऊपर की ओर जाए, माइनस m3g ये आ जाएगा, इसे इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है,
और फिर हमको क्या करना है, थर्ड बॉडी के लिए देखो, इस सेकंड ये वाली बॉडी, इसमें देखो एक तरफ से इस M2 के लिए देखो इधर से T2 लग रहा है, उधर T1 लग रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी T1 बड़ा है, T2 छोटा, 1 माइनस M2 ये हो जाए। M2 है। इस इक्वेशन काट दो। अब देखो, अगर आप गलती से पूरे में टेंशन सेम ले ले रहे थे, मान लेते यहाँ और यहाँ टेंशन सेम ले लेते, तो इधर भी टी लगता और इधर भी टी लगता, तो अगर दोनों तरफ टेंशन सेम लगता तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं करता ना। जब ये ब्लॉक मूव नहीं करता तो ये दोनों कैसे मूव करते, हाँ। गलत हो जाता। अब हमको इन तीनों को बस सॉल्व करना है, ठीक है। हम T1 T2 T और सब कुछ निकालने के लिए तो हम 1 + 2 + 3 कर देते हैं, क्या मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होता है, जब आप तीनों को ऐड करते हैं तो टेंशन कट ही जाती है। जब ऐड करोगे -T1 + T2 + T1 - T2 आएगा तो सारे टेंशन इधर कट जाएंगे। इधर आएगा M1G, ठीक है, और -M3G, M1 - M3 कॉमन, और इधर की ओर तो सारे ऐड हो रहे हैं, A कॉमन, M1 + M2 यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा तो एक्सेशन M - M ऑन। एक चीज तो क्लियर है, सिस्टम कैसा भी हो एक्सेशन निकालने में हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग ऑन सम ऑफ ऑल। क्लियर है ना भाई। हाँ। ये से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, ये अपोज करेगा, ठीक है, तो ये अपोजिंग फोर्स हो गया, तो ड्राइविंग माइनस अपोजिंग अपॉन नीचे टोटल। ठीक है। Okay, अब इस एक्सेशन को 1 में रख देंगे तो T1 आ जाएगा सॉल्व करके, इसी को 2 में रख देंगे तो T2 आ जाएगा, तो हमको लगता है आगे सॉल्व कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ब्लॉक M लटका हुआ है, इसको दोनों तरफ सिमेट्रिकली दो पुली के थ्रू से और दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के या कैसे भी इसको दोनों तरफ U स्पीड से नीचे की ओर खींचा गया है, इधर से भी और हाँ इधर से भी। वेलोसिटी जब सेम U स्पीड सेम से वेलोसिटी। इसको खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर हाँ जाने की स्पीड बतानी, ठीक है। इसके ऊपर जाने की स्पीड को हम मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड आएगी वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल v है। ठीक। अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लें, ठीक है ना, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है वो a है, ठीक है, ये लेंथ l है, ठीक है, और ये जो डेप्थ है ये y है, ठीक है, ये डेप्थ क्या है, y है। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि L² जो होना A² + Y² होना चाहिए। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा। देखो, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये लेंथ कम नहीं होने लगेगी हाँ भाई, अभी सैगिंग ज़्यादा है, जब ये ऊपर जाएगा सैगिंग कम, यानी L लेंथ कम होगी, L का डिफ्रेंशिएशन 2L L/dt हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही होगी उसी का तो डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो चीज कांस्टेंट होगी उसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ ए का L 0 हो चेंज हो रहा जाएगा। है। अच्छा A देखो क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं नहीं। ए नहीं चेंज होगा। A नहीं चेंज हो रहा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हम्म प्लस अब Y भी तो वाई चेंज हो रहा चेंज होगा हो रहा जैसे है। जैसे ये ऊपर जा रहा होगा, हम्म। क्या हो जाएगा 2/dy/dt। dt। अब दोनों तरफ से कट जाएगा क्योंकि ये तो 0 ही हो चुका है, ठीक हाँ है। L इंटू अब ये जो dl/dt है हम्म तो लेंथ में चेंज है, यही तो स्पीड u है, अच्छा। ओके कि जितना लेंथ यहाँ चेंज होगा उतना ही लेंथ यहाँ इंक्रीज होगा, तो हम्म dl/dt ही हमारा u है, इक्वल टू हम्म y, और dy/dt जो y यही v है और यही हमको जी निकालना है v, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी अपॉन इंटू वाई। L/y हो जाएगा, हाँ इक्वल टू अपॉन, अब देखो L/y किसका फॉर्मूला है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, हाँ L/y है, तो यहाँ पे उल्टा हाइपोटेन्यूस बेस, यानी नीचे cos, यानी तो इस cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस, तो बेस है यहाँ पे y ऑन हाइपोटेन्यूस, यानी क्या है ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर है, अगला देखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमने बनाई है, ठीक है, हाँ सॉल्यूशन करेंगे।
देखते हैं कि प्रॉब्लम सही है या गलत है, जब करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल प्रॉब्लम ये बनाइए कि मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल एम मास है और इधर स्मॉल एम मास है, ये लटके हुए हैं। मतलब ये थोड़ी देर के लिए मान ले पे यहाँ पे कोई हमने एक स्टॉप लगा रखा है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम रुका हुआ है, ठीक है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इस स्टॉप्स को हटाएंगे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कैपिटल एम इतना ज्यादा हो, ये दोनों ऐसे ही लटके रहे और ये यही रुका रहे, छो ही ना, हाँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एम और ये कैपिटल एम में क्या रिलेशन होना चाहिए मिनिमम, ताकि ये नीचे आए, ठीक है। अब हाँ। ये जो m है और ये जो कैपिटल में, इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, कितना m होना चाहिए कैपिटल m के टर्म्स में, ताकि ये दोनों नीचे आए और ये ऊपर जाए, ठीक। पहले वो निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो वो रिलेशन आएगा, जो भी वो आएगा, उससे इस मास को ग्रेटर मानते हुए, ठीक है ना। तो m जो भी आएगा से इस मास को ग्रेटर मानते हुए, क्योंकि अगर वो m जो भी तुमने निकाल लिया उससे, मतलब वो जो भी मास आएगा, जैसे मान लो ये आया कि m जो है ना, ये कैपिटल M कॉस या कैपिटल M L बाई बी होना चाहिए कुछ, है ना। फिर हम क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे फिर क्या करना है कि जब इसको हम रिलीज करेंगे, इसमें कितना एक्सलेशन क्रिएट होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मासेस हैवी मासेस हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मास है, तो इससे कितना एक्सलेशन इसमें क्रिएट होगा ये बताना है, ठीक है। अब देखो, जब एक्सलेशन क्रिएट होगा तो ये बॉडी ऊपर की ओर उठेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ये ऊपर उठेगी लेकिन धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं पे रेस्ट पे आ जाएगी। मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे आके रेस्ट पे आ जा रही है, ठीक है। तो जब स्टार्ट हुई तो उसकी स्पीड 0 थी, और जब यहाँ पे रेस्ट पे आएगी तो भी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जीरो। जाएगी। यानी कि स्पीड पहले इंक्रीज हुई, ठीक है, फिर देन इंक्रीज होने के बाद, पहले इंक्रीज हुई, देन मतलब मैक्सिमम हुई होगी, फिर डिक्रीज होकर 0 हो गई, यही तो ठीक। हुआ होगा, ठीक है। हाँ। तो आपको स्पीड एक्सेशन ये दोनों निकालने हैं किसी जनरल हाइट पे। मान लेते हैं जब ये वाई हाइट ऊपर था, सिर्फ इतना, यहाँ से वाई हाइट ही ऊपर गया था, हाइट पे एक्सेशन भी निकालो, वेलोसिटी भी निकालो, फिर देखो कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो रही है, फिर एक्सेशन और वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर ये देखो कि किस हाइट पे जाके ये रुक जाएगी और उस समय इसका एंगल कितना होगा। ये लास्ट वाला पार्ट तो निकाल ही सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, बाकी पार्ट अगर नहीं भी कैलकुलेट होंगे तो देखेंगे, अगर क्वेश्चन सही होगा तो नेक्स्ट टर्न पे इसका सॉल्यूशन हम करके रखेंगे, ठीक है। ठीक। ओके, फिर एंड करते हैं। ठीक।